फाइनली दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट से हमारे 1,500 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो चुके हैं और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतना आपने हम लोगों पर इतना भरोसा, इतना प्यार दिखाया। इसी प्रकार से अपना भरोसा और विश्वास, प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जीएस के क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि पॉलिटी से संबंधित था। आज उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो उसमें यह कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि पहला कोटेशन यह था कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन के न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। पहली बात यह कहा जा रही है। दूसरा यह कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। और इसमें ऑप्शन दोस्तों इस प्रकार से दिए गए थे कि इन सभी में से कौन सा सही है। ए, बी, सी, डी इस प्रकार से दिया गया था। तो दोस्तों यदि हम सभी बात करें इसमें, जैसा कि कहा जा रहा है कि 44वां जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति जी हों, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, उनसे संबंधित, उनके चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनको क्या कर दिया गया, 39वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, न्यायपालिका से परे कर दिया गया। यानी उस पर बेसिकली जो काम जो करेंगे, उस पर जो वर्क जो करेंगे वो बेसिकली संसद करेगा, ना कि वो न्यायपालिका उसके ऊपर अपना किसी प्रकार से निर्णय देगा। तो ये बेसिकली 44वें संविधान संशोधन द्वारा ना करके बल्कि 39वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इस प्रकार से पहला कोटेशन दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला। यदि हम लोग बात करें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन, सबसे पहले आपको यह बता दें कि 99वां जो संविधान संशोधन था, अभी तक यदि हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मात्र एक ऐसा संविधान संशोधन है, 99वां संविधान संशोधन, जिसको क्या किया गया, इसके द्वारा नकार दिया गया, या यूं कहे इसको निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मात्र एक ऐसा संविधान संशोधन है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन आइए यहां पर हम लोगों के लिए समझना जरूरी हो जाता है कि इन सभी अगर कोटेशंस की बात करें तो इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु निकल कर आता है वह है हमारा एनजेएसी वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम। हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से अभी भी यदि हम लोग बात करें तो हमारे भारतीय संसद द्वारा यह विधेयक लाया गया था हाल ही में कि एनजेएसी को बेसिकली लाया जाए। और बेसिकली एनजेएसी दोस्तों होता क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ न्यायालय हैं उनके माध्यम से, खास तौर से उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती थी उसमें एनजेएसी को लाया जाए। एनजेएसी में कौन होंगे, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें बेसिकली यह कहा गया कि इसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इसके पदेन सदस्य होंगे, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। इसके साथ ही साथ जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके सदस्य होंगे। कानून और न्याय मंत्री जो होंगे भारत के, वह इसके सदस्य होंगे। और इसके साथ ही साथ सिविल सोसाइटी, अर्थात जो चाहे वो एससी से हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी, इन सभी से दो हमारे वरिष्ठतम सिविल सोसाइटी के प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके अंदर आएंगे। ये इसमें यह कहा जा रहा था। लेकिन दोस्तों इसको नकारा इसलिए गया क्योंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स केस देखा जाए, या फिर यूं कहें कि इसको न्यायपालिका ने अपने ऊपर एक प्रकार से, और इसके साथ ही साथ जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसमें, उसके तहत इसने यह माना कि हमारे ऊपर एक प्रकार का क्या है, दबाव ना कहकर हम इन लोग इसको कह सकते हैं कि न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। न्यायपालिका और कार्यपालिका, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 50 के अंतर्गत क्या बेसिकली कहा गया है, शक्तियों का पृथक्करण। तो उसके उल्लंघन के रूप में न्यायपालिका पर एक प्रकार से उनके अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में इसको लेते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत लेते हुए इसको क्या किया गया, यहाँ पर इसको निरस्त कर दिया गया है 99 संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम जो कि लगभग 3 दशकों से 30
सालों से लगभग जो चली आ रही थी उसी को अभी तक जारी रखने का कार्य बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। और हम सभी जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली 5 सदस्यीय निकाय है, अर्थात 5 सदस्यों से मिलकर हमारा कॉलेजियम सिस्टम बनता है। इसमें बेसिकली यह कहा गया कि जो भी चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उनमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाएगी वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से की जाएगी, जिसमें कि एक हमारे क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और उसी कोर्ट के जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी क्या होता है, 2 हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और उसी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। जो अन्य न्यायाधीश होंगे जब आवेदन आएगा या फिर ज़रूरत होगी न्यायाधीशों की, तो उनकी नियुक्ति की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि बेसिकली न्यायाधीश जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करने का कार्य बेसिकली कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और वो बेसिकली ऐसा किस प्रकार से करते हैं, जब हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनसे विचार विमर्श करके उनके परामर्श के उपरांत ये बेसिकली हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये था आज का तमाम डिस्कशन। तो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। आप अपना रिस्पॉन्स हमें अपने कमेंट के माध्यम से हम कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।